हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने एक नया इनिशिएटिव लिया है जिसमें हम क्लास 6, 7, 8 का साइंस और मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। अब जैसे कि मैंने टर्म 1 का सिलेबस पहले ही कंप्लीट कर रखा है, बहुत सारे बच्चों के टर्म 1 में चैप्टर फर्स्ट और सेकेंड आया था, तो ये तो कंप्लीट कर रखा है। अब हमारा टारगेट होगा हाफ ईयरली एग्जाम को लेकर के। जिन भी बच्चों के हाफ ईयरली में जो भी टॉपिक्स आने वाले हैं, प्लीज आप उन्हें कमेंट बॉक्स में मेंशन करें सो दैट मैं उन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बना सकूं और आप उन वीडियोस को एंजॉय कर सकें। अब देखो, बात यह है कि मैं वीडियो बना रहा हूं लेकिन व्यूज उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वीडियो उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिनको ये वीडियो देखने की जरूरत है। देखो, एक और बात बता दूं, आप किसी भी टीचर्स को फॉलो करें। जब भी आप साइंस या कोई भी वीडियो यूट्यूब पर देखें तो एक टीचर को फॉलो करें, कोई भी टीचर को फॉलो करें, आप उस टीचर को कंप्लीटली फॉलो करें। देखो, होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करते हैं, यूट्यूब पर आते हैं, 5 मिनट देखा फिर दूसरे यूट्यूब वीडियो देखने लग गए, फिर 2 मिनट देखा फिर आगे बढ़ गए। इस तरीके से आप कुछ नहीं सीख पाओगे। आप तभी सीख पाओगे जब एक वीडियो, वो किसी भी यूट्यूबर का हो, आप एक वीडियो पूरा कंप्लीट देखो। जैसे कि यही वीडियो है, बहुत सारे बच्चे इस सीरीज को एंजॉय भी कर रहे हैं, तो आप कंप्लीट देखिएगा। आधा अधूरा देख करके क्या फायदा। और आपको पता है, जैसे कि हम एंड में क्विजेज ऐड करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐड करते हैं, तो वो आपके लिए हेल्पफुल है। आप उन सारी चीजों को एंजॉय करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 3 का, जो है हमारा सेपरेटेशन ऑफ सब्सटेंस। चैप्टर 3, सेपरेटेशन ऑफ सब्सटेंस। तो देखो बेटा, इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना होगा। सबसे पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि सेपरेटेशन ऑफ सब्सटेंस का मतलब क्या है। उसके बाद फिर मेथड ऑफ सेपरेटेशन, सेपरेटेशन के मेथड क्या है। फिर उसके बाद व्हाई सेपरेटेशन ऑफ सब्सटेंस इज इंपॉर्टेंट, चीजों को अलग करना क्यों जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो हमारा लास्ट होगा वो क्विजेस। अब देखो, सबसे पहले हम बढ़ते हैं और समझते हैं व्हाट इज सेपरेटेशन। सेपरेटेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वन और मोर कंपोनेंट्स फ्रॉम द मिक्सचर। तो मिक्सचर होता है, उससे एक या एक से अधिक सब्सटेंस को उससे अलग करने की ही प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेपरेटेशन। जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो, इस पिक्चर में जो पर्सन है ये क्या कर रहा है, टी फिल्टर करने का काम कर रहा है। सेम की जो चाय की पत्तियां हैं उनको अलग करने का काम कर रहा है। तो बेसिकली होता क्या है, सेपरेटेशन यही प्रोसेस है कि आपको जो भी डिजायरेबल चीजें हैं उनको अलग कर लेना है। देखो, अब जब हम सेपरेटेशन ऑफ सब्सटेंस समझ रहे हैं तो हमें एक और चीज समझना पड़ेगा, प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, और दूसरा मिक्सचर, मिक्सचर। देखो, अब आप मेरी बात को अच्छे से समझिएगा। जनरली हम क्या कहते हैं, जैसे मैं आपसे कहूं मिल्क आपका प्योर है या नहीं, तो आप क्या कहेंगे, सर मिल्क प्योर है। क्यों प्योर है, क्योंकि सर हम तो मिल्क है वो मिल्क मैन के सामने से लेकर आते हैं, उसने तो कुछ मिलाया ही नहीं है मेरे मिल्क में, तो मिल्क कैसा हुआ, प्योर। लेकिन साइंस में हम ऐसा नहीं कहते। साइंस में प्योर सब्सटेंस का मतलब है दे आर मेड अप ऑफ सिंगल पार्टिकल्स। ये जो सब्सटेंस हैं वो सिंगल पार्टिकल से मिलकर के बने होने चाहिए, एक पार्टिकल से बने होने चाहिए। जैसे कि आयरन, आयरन कैसा है, आयरन से ही मिलकर बना है, उसमें कुछ नहीं है दूसरा। तो सर मिल्क में क्या है, मिल्क में प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, अलग अलग कंपोनेंट्स हैं या नहीं। तो ये जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, तो फिर प्योर कहां रहा, उसमें तो अलग अलग चीजें हैं। देखो, जर्नल लाइफ में प्योर का मतलब हम समझते हैं कि कोई भी इंप्योरिटीज ना मिली हो। मिल्क की बात करें, अगर मिल्क में पानी मिला है तो हम उसे कहते हैं इम्प्योर है, या फिर कुछ केमिकल्स यूज किए गए हैं तब भी कह देते हैं इम्प्योर है। लेकिन साइंस में और जर्नल लैंग्वेज में अलग अलग चीजें हैं। मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि साइंस में प्योर सब्सटेंस का मतलब है कि वो सिंगल टाइप्स ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना हो। आया समझ में। जबकि मिक्सचर का मतलब है कि दो अलग अलग सब्सटेंस से मिलकर के बने हो। जैसे कि चाय ही बनाते हैं, तो चाय में क्या जरूरत होती है, पानी जरूरत होती है, टी लीव्स की जरूरत होती है, शुगर की जरूरत होती है, जिंजर की जरूरत होती है, कुछ लोग इलायची डालते हैं। ये सारे क्या है, मिक्सचर हो गया। अब इसमें से जो भी बनी है, क्योंकि लीव्स को हमें अलग करना है, और क्योंकि हमें जो लिक्विड है वो डिजायरेबल है, उसी को तो पीते हैं चाय को।
तो देखो सेपरेटेशंस क्या हो गया, सेपरेटेशन प्रोसेस हो गया उसमें से चीजों को अलग करने का, चीजों को अलग करने का। कैसी चीजों को? जो हमारी डिजायरेबल चीजें हैं उनको अलग करने की प्रोसेस क्या कहलाती है? सेपरेटेशन कहलाती है। देखो अब एक चीज समझिएगा, व्हाई सेपरेटेशन इज सो इंपॉर्टेंट, सेपरेटेशन जरूरत क्यों है? अब आप समझिएगा, हम एक हाइपोथेटिकल कंडीशन लेते हैं और समझाते हैं। मान लीजिएगा चिंटू है, ये मार्केट जा रहा है और मार्केट से सुबह सुबह घर आ रहा है। सुबह जब मार्केट के लिए मम्मा ने जब भेजा, कहा कि बेटा आपको पोहा लाना है और मूंगफली के दाने लाने हैं, पीनट्स लाने हैं। ये दुकान पे लेके गया और दुकान वाले अंकल ने क्या किया कि इसे पीनट्स भी दे दिए और पोहा भी दे दिए। दोनों को रास्ते में लाते समय वो गिर गया, जिससे क्या हुए, बैग के अंदर 2 पॉलीथीन फट गई और उससे क्या हुआ, पोहा और पीनट क्या हो गए, मिक्स हो गए। अब ये पर्सन घर पे जाएगा, इसे पता है डांट पड़ने वाली है क्योंकि पोहा की पॉलीथीन फट गई है। तो ये सबसे पहले घर पे गया, उसने सबसे पहले यही किया कि जो पीनट थे उनको पोहा से सेपरेट कर लिया। कुछ समझ में आया? उसने सेपरेट क्यों किए? क्योंकि जो डिजायरेबल चीजें हैं, पहली सेपरेटेशन इज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो डिजायरेबल चीजें जो आपको जरूरत है उन चीजों का यूज किया जा सके। दूसरा, वेस्ट को रिड्यूस किया जा सके, जो भी खराब होने वाली चीजें उनको रिड्यूस किया जा सके, वेस्टेज को रिड्यूस किया जा सके। आया समझ में? आगे हम बढ़ते हैं और समझते हैं, वो समझते हैं। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ सेपरेटेशंस, यानी होते तो बहुत सारे हैं लेकिन हम यहां 6 या 7 टाइप्स के सेपरेटेशंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है हमारा हैंड पिकिंग मेथड। इसमें क्या होता है, चीजों को हाथ से अलग करते हैं। सेकंड है थ्रेसिंग, थर्ड है विनोइंग, फोर्थ है सेविंग, फिफ्थ है फिल्टराइजेशन, सिक्स है इवेपोरेशन, और इसके साथ डिकंटेशन, और इन प्रोसेस को भी आगे हम डिस्कस करेंगे। देखो अब हमें 1 बाय 1 करके प्रोसेस समझनी है और उनका यूज समझना है। सबसे पहला हम शुरू करते हैं हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग इज मेथड ऑफ सेपरेटिंग ऑफ यूज्ड टू सेपरेट लार्ज साइज impurities like stone, husk from wheat, rice and pulses। तो देखो क्या होता है, बड़े साइज की चीजें या फिर जो कम क्वांटिटी में चीजें होती हैं उनको अलग करने की प्रोसेस क्या होती है, हैंड पिकिंग प्रोसेस होती है। ये देखा होगा कि आपकी मम्मा क्या करती हैं, जब भी घर पे खाना बनाती हैं तो वो राइस बना रही हो या फिर पल्सेस बना रही हो, उससे पहले उनमें से स्टोन को जरूर अलग करते हैं। अगर ऐसा ना किया जाए तो आपने कई बार एक्सपीरियंस किया होगा, खाना खाते समय खाने के बीच में ही स्टोन आ जाते हैं। इसीलिए तो उन स्टोन्स को या जो इम्प्योरिटीज हैं उनको अलग करने की ही प्रोसेस को क्या कहते हैं, हैंड पिकिंग कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं जो कि हमारा थ्रेसिंग। अब बेटा समझिएगा, थ्रेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ बीटिंग स्टॉक्स टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम द हार्वेस्ट क्रॉप्स। जो भी क्रॉप्स कट चुकी होती है, आपने देखा होगा अगर कभी आप गांव में गए होंगे, ये पर्सन क्या कर रहा है, जो भी हार्वेस्टेड क्रॉप्स है उसमें से क्या कर रहा है, ये स्टॉक्स है उसको अलग कर रहा है और ग्रेन को अलग कर रहा है। तो इसके 2 मेथड होते हैं। एक तो किया जाता है मैनुअली, इट इज डन बाय मैनुअली फॉर्म एंड बाय द थ्रेसिंग इन मशीन्स। तो ये हाथ से, जैसे कि आप देख रहे हो, ये धोबी घाट की तरीके से ये कूट रहा है, जैसे कि दाने हैं वो इस जो हस्क है उससे अलग हो सके, या फिर कह सकते हैं जो उसके स्टेम है उससे अलग हो सके। दूसरा मेथड है, ये आप लोगों ने देखा होगा कि इसको कहते हैं थ्रेसर। तो इसीलिए इसको थ्रेसर कहते हैं क्योंकि ये थ्रेसिंग करता है, ये भूसा अलग कर देता है, ग्रेन अलग कर देता है। व्हीट की क्रॉप्स में आप लोगों ने ऐसा जरूर देखा होगा अगर आप लोग गांव से बिलोंग करते हैं तो ये क्या है कि जो स्टेम्स और ग्रेन को अलग करने की प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला है हमारा विनोइंग। देखो अब आप समझिएगा, ये थ्रेसिंग में क्या हुआ था, मैनुअल मेथड से हमने किया था। अगर हम मशीन से करेंगे तो थ्रेसिंग के साथ साथ ये विनोइंग भी हो जाता है, हस्क वगैरह अलग हो जाता है।
लेकिन मैनुअली मेथड से क्या होता है, यहां देख पा रहे हो इसके साथ साथ वीट भी है और छोटे हस्क भी है और डस्ट भी है, छोटी बहुत पत्तियां भी हैं और इसके साथ साथ कुछ मिट्टी के टुकड़े भी हैं। अब इनको अनाज से अलग करना ही क्या कहलाता है, विनोइंग। मेथड ऑफ सेपरेटिंग यूज टू सेपरेटिंग heavier and lighter components from the mixture by the wind by blowing air। यानी इस प्रोसेस से क्या होता है, एयर के माध्यम से जो लाइट होते हैं, जो लाइट इंप्योरिटीज हैं, उनको अलग करने का काम किया जाता है। समझिए कैसे। देखो लास्ट प्रोसेस में आपने समझ लिया कि ग्रेन अलग हो गया किससे, स्टेम से। जब भी ग्रेन अलग हो रहा है तो इसके साथ इसकी छोटी छोटी पत्तियां और डस्ट भी इसी ग्रेन के साथ मिल जाती है। तो ये फीमेल देख रहे हो एयर ब्लो हो रही है इस डायरेक्शन में, तो ये क्या कर रही है, ग्रेन को थोड़ा थोड़ा करके इस सूप की हेल्प से नीचे डाल रही है, जिससे क्या हो रहा है, ग्रेन हैवी होता है तो जिसकी वजह से ग्रेन तो इधर कलेक्ट हो रहा है, जबकि हस्क है वो दूर जाकर के गिर रहा है। क्यों? क्योंकि हस्क होता है वो लाइट होता है। तो इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, विनोइंग। नॉर्मली दिस इज यूज टू सेपरेटिंग हस्क फ्रॉम ग्रेन। तो मैं यही कह रहा था कि आमतौर पर इस प्रोसेस का यूज किया जाता है ग्रेन से हस्क को अलग करना या हस्क से ग्रेन को अलग करने की प्रोसेस में। अभी आपको समझ में आया होगा हैंड पिकिंग मेथड, ये तो बहुत आसान है। उसके बाद थ्रेसिंग, ये भी बहुत आसान है। विनोइंग और थ्रेसिंग में कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। थ्रेसिंग एक प्रोसेस है जब हार्वेस्टिंग स्टेम्स हैं उनसे ग्रेन अलग करने की प्रोसेस को, और विनोइंग एक प्रोसेस है ग्रेन से हस्क को अलग करने की। आई होप अब दोनों को आप जब कंपैरिजन करके समझेंगे तो समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सेविंग। सेविंग इज द प्रोसेस बाय विच फाइन पार्टिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम बिगर पार्टिकल्स बाय यूजिंग सेविंग। सेविंग तो सेव का यूज किया जाता है जो बड़े पार्टिकल्स को और छोटे पार्टिकल्स को अलग करने के लिए। होगा इसको चलनी या छलनी कहते हैं। इससे क्या होता है कि आटे को अलग करने की प्रोसेस है। देखो कई बार आटे में आपने देखा होगा कि वीट रह जाते हैं या फिर कुछ स्टोन रह जाते हैं। उन स्टोन्स या वीट को अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, सेव का यूज करते हैं। इसी तरीके से आपने देखा होगा जहां भी कंस्ट्रक्शन साइड होता है, जहां घर बन रहे होते हैं, क्योंकि जो भी रेत आता है उसमें छोटे टुकड़े भी होते हैं, बड़े टुकड़े भी होते हैं और बड़े बड़े पत्थर भी होते हैं। उन बड़े बड़े पत्थर को अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरीके से सेव का यूज करते हैं, और जिससे क्या है कि जो छोटे रेत है वो कलेक्ट होकर के और उससे क्या है, दीवारों को बनाने में आसानी रहती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा सेविंग भी। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं फिल्टराइजेशन। देखो बेटा, अब फिल्टराइजेशन, इसके साथ साथ सेडिमेंटेशन और डिकंटेशन, ये हमारी तीन प्रोसेस हैं जो कि वाटर को उससे इंप्योरिटीज को अलग करने में हम यूज करते हैं। आप इंडिविजुअल चीजों को भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, और कई बार तीनों प्रोसेस को भी हम एक साथ यूज करते हैं। तो समझते हैं कैसे। फिल्टरेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल इनसॉल्युबल सब्सटेंस फ्रॉम द लिक्विड अलाउइंग देम टू पास द फिल्टर पेपर। यानी फिल्टर पेपर से इनसॉल्युबल चीजों को अलग करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, फिल्टरेशन कहते हैं। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। देखो पहले हम तीनों चीजों को समझ लेंगे, उसके बाद एक लाइफ एग्जांपल लेंगे, उससे समझेंगे। अगला देखो सेडिमेंटेशन, when the heavier components of the mixture settle when the water added to it, the particles is called sedimentation। यानी दो टाइप्स के पार्टिकल्स को मिक्स किया गया है, एक हैवियर है एक लाइट है। जैसे कि वाटर में हम मिक्स कर दे क्या, सैंड, तो कुछ समय बाद सैंड सेटल डाउन हो जाएगा और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन। आया समझ में या नहीं। आगे बढ़ते हैं डिकेंटेशन। डिकेंटेशन इज द प्रोसेस व्हेन द सेडिमेंटेशन दैट इन्वॉल्व्स रिमूविंग दैट वाटर अलोंग विथ इम्प्योरिटीज। जो पानी को अलग करना, इम्प्योरिटीज के साथ अलग करना, उसे क्या कहते हैं, डिकेंटेशन। देखो आप समझिएगा, मैं आपको अब एक लाइफ एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिकल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिएगा ये आपके पास एक ग्लास है, इसमें पानी है, और आपने क्या किया, इसमें एक थोड़ा सा सैंड डाल दिया और इसके साथ साथ थोड़ी सी हस्क डाल दिया। अब देखो सैंड है
अगर हम तीनों चीजों को अलग करने की कोशिश करेंगे तो सैंड तो अलग होने वाला नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम फिल्टर पेपर लेंगे और इस फिल्टर पेपर से हस्क को अलग कर देंगे। अब देखो, अब हमारे पास क्या बचा, वाटर में वाटर बचा और क्या बचा, सैंड या सॉइल बचा। अब क्या है, कुछ देर के लिए हम इसको रखेंगे तो सैंड है वो सेटल डाउन हो जाएगा। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिकेंटेशन। जैसे ये सेटल डाउन हो गया, सॉरी, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन। जैसे ये सेटल डाउन हो गया, अब इसको हम दूसरे पॉट के अंदर क्या कर लेंगे, पोर कर लेंगे, डाल देंगे। समझ पा रहे हो ना। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं डिकेंटेशन। तो पहला फिल्टरेशन, इंप्योरिटीज जो वाटर में मिक्स नहीं हो सकती उनको अलग करना। दूसरा सेडिमेंटेशन, जिसमें क्या है, जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं। और थर्ड डिकेंटेशन, जो भी हमें इंप्योरिटीज वाटर से के साथ अलग करना। तो सैंड हमारा अलग हो जाएगा और वाटर हमारा अलग हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, फिल्टरेशन, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। अगला हमारा है इवेपोरेशन। देखो, इवेपोरेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। जो पानी का भाप में बढ़ना या लिक्विड का वाटर वेपर में बदल जाना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेकिंग प्लेस कंटिन्यूअसली व्हेनेवर द वाटर इज प्रेजेंट। ये इवेपोरेशन की प्रोसेस हमेशा होती रहती है जहां भी पानी प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली इस प्रोसेस का यूज कहां करते हैं, सॉल्ट को बनाने के लिए। देखो, सॉल्ट जो आपके घर पे नमक आता है वो कैसे बनता है, कभी आपने सोचा है? चलो मैं बताता हूं। देखो, होता क्या है कि जो सी वाटर है इसके अंदर बहुत ज्यादा सॉल्ट होता है। तो ये फार्मर क्या करते हैं, कुछ बाउंड्री क्रिएट कर लेते हैं, कुछ प्लॉट बना लेते हैं और कुछ इस तरीके से पहले से प्रिपेयर करके रखते हैं। जैसे ही पानी इसके अंदर आया तो पानी फिल किया, तो कुछ समय बाद इवेपोरेशन की प्रोसेस होगी और सारा पानी क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। जैसे ही पानी इवेपोरेट हो गया, अब यहां क्या बचा, अब यहां बचा केवल सॉल्ट। तो इस सॉल्ट को एक जगह कलेक्ट कर लिया जाएगा। इसी तरीके से ये कंटिन्यूअसली प्रोसेस होती है, जिसके बाद हमारा सॉल्ट बनता है। आई होप आपको ये समझ में भी आया होगा कि सॉल्ट आपके घर तक कैसे आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कंडेंसेशन। अब व्हाट इज कंडेंसेशन? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वाटर वेपर इनटू द लिक्विड फ्रॉम ड्यू टू कॉन्टैक्ट विद द कूलर सरफेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। जब भी देखो, अभी इवेपोरेशन क्या था, जैसे मान लीजिएगा ये गैस है, गैस के ऊपर मैंने ये एक पॉट रखा है जिसमें वाटर मैंने गर्म कर रहा हूं, इसको गर्म करूंगा, हीट दूंगा, तो ये क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा। जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा तो हम इसे कहेंगे इवेपोरेशन। क्या कहेंगे, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन। लेकिन अब जो ये गैस है, ये इस सरफेस से जाकर के टकरा रही है, और क्योंकि इसके ऊपर हमने आइस क्यूब्स रखे हैं, जिससे जैसे ये टकराती है उसी तरीके से ये वाटर ड्रॉपलेट्स बनती हैं, और ये वाटर ड्रॉपलेट्स हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पॉट में हम कलेक्ट कर रहे हैं। अगर आप आइस क्यूब नहीं भी रखेंगे, आप देखते हैं कि घर पे खाना बनाया जाता है, जब भी खाना बनाने के बाद आप देखते हैं तो उस पॉट्स की सरफेस पर आपको स्मॉल ड्रॉपलेट्स मिलती हैं। वो स्मॉल ड्रॉपलेट्स आती कहां से हैं, वो आती हैं ऐसे ही, क्योंकि वो अब जो भी गैस उस पॉट पर टकराई थी वो कैसी हो गई, ठंडी हो गई, और जिसकी वजह से ये क्या हो गई, लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा किचन में ऐसा, अगर नहीं किया तो कभी जाकर के करें। आगे समझते हैं। अब देखो, कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि सर गर्मियों के दिनों में हम फ्रिज का पानी बोतल में लेकर के जाते हैं, और होता क्या है कि कुछ ड्रॉपलेट्स होती हैं वो वाटर की उस बोतल के चारों तरफ आ जाती हैं। कहां से आ जाती हैं? कई बच्चे ये सोचते हैं कि सर बोतल के अंदर छेद है। अगर बोतल के अंदर छेद है तो तभी क्यों आती है, जब बोतल ठंडी होती है। समझ पा रहे हो ना। तो ये तो जो बच्चे सोचते हैं कि बोतल के अंदर छेद है वो तो गलत है, क्योंकि अगर बोतल के अंदर छेद है तो पानी हमेशा बाहर निकलना चाहिए। होता क्या है समझिएगा, हमारे इन्वायरमेंट में वाटर वेपर पहले से प्रेजेंट है, लेकिन वो उनका साइज बहुत छोटा है, जिसकी वजह से वो हमें दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन वो एयर जैसे ही इस ठंडी बोतल से आकर के टकराती है, तो वो एयर जो गैस है
वो कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में। कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है जिसके आसपास आकर के, बोतल के चारों तरफ आकर के वो वाटर ड्रॉपलेट्स कलेक्ट हो जाती हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि बोतल के चारों तरफ वाटर वेपर कहां से आ जाती हैं। वो वाटर की जो है ड्रॉपलेट्स आती हैं वो कंडेंसेशन की वजह से आती हैं। देखो यहां तक हमने कंडेंसेशन तक सारी प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया है, जो भी सेपरेटेशन की प्रोसेस है। लेकिन अब इस टॉपिक में कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स भी हैं, जैसे कि सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन हमारा होमोजीनियस मिक्सचर है कंपोज ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। इन सच मिक्सचर इज सॉल्यूट is a substance dissolved in the another substance is known as solvent। अब तो सर ये समस्याएं बड़ी हो गई। पहला चीज तो हमें होमोजेनियस मिक्सचर ही समझ नहीं आया, दूसरी चीज हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट समझ नहीं आया। आपको हम तीनों चीजें समझाते हैं बहुत आसानी से, आसान वर्ड्सों में। देखो सबसे पहले हम समझते हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। देखो होमोजीनियस मिक्सचर होता है होमोजीनियस और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस, होमो का मतलब होता है सेम और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। डिफरेंट। देखो होमोजीनियस का मतलब है कि ऐसा मिक्सचर जिसमें क्या हो, जिसमें सारे पार्टिकल्स एक से दिखाई दें। जैसे कि अगर मैं वाटर और शुगर को मिक्स कर दूं तो आप क्या कहेंगे कि सर ये होमोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि जैसे ही वाटर में शुगर डिसॉल्व होगी शुगर के पार्टिकल्स दिखना बंद हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम शुगर के प्लेस पर सॉल्ट कर दें, अगर वाटर में हम सॉल्ट मिला देंगे तब भी सॉल्ट के पार्टिकल्स दिखने बंद हो जाएंगे अगर वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएंगे तब। तो आपका पूरा फेज यानी जो पूरा वाटर है वो एक सा दिख रहा है, उसमें कहीं भी शुगर या फिर सॉल्ट के पार्टिकल्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, पूरा एक सा दिखाई दे रहा है। इसीलिए ये कैसा है? होमोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मतलब है कि इसी तरीके से हमने एक ग्लास लिया जिसमें क्या किया, हमने कुछ सैंड डाल दिया, सैंड या सॉइल डाल दिया। तो अब आप देखेंगे कि यहां दो फेज हो गए। एक वाटर है वो ट्रांसपेरेंट दिख रहा है और जो दूसरा है जो सैंड है वो अलग दिख रहा है। तो यहां डिफरेंट फेज क्रिएट हो गए। और जबकि हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर में पूरा वाटर एक सा दिख रहा था, वहां कहीं शुगर के पार्टिकल्स दिख रहे थे? नहीं। क्या क्या सॉल्ट के पार्टिकल्स दिख रहे थे? नहीं। लेकिन जब हम सैंड या सॉइल मिक्स करेंगे वाटर में तो उनके पार्टिकल्स दिखेंगे ना? यस सर। तो देखो सिंपल से वर्ड्स में याद रखो, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस मत बनाओ। सिंपल से वर्ड्स में ये कह सकता हूं कि सर होमोजीनियस आर दोस टाइप्स ऑफ मिक्सचर which have same phase, यानी पूरे जो वाटर में देखेंगे तो कहीं वाटर के अलावा दूसरे पार्टिकल्स नहीं देखेंगे। जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऐसे हैं जिसमें दो अलग अलग फेजेस होते हैं। आपको सैंड का एक अलग लेयर दिख रहा है और वाटर का अलग लेयर दिख रहा है। ऐसे तरीके के मिक्सचर को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। आया समझ में? अब सर ये तो समझ में आ गया होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अब सर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का भी तो समझाओ। सॉल्यूट और सॉल्वेंट तो देखते हैं। एक चीज समझिएगा, मैंने क्या किया, एक ग्लास में मैंने पहले वाटर लिया। क्या लिया? वाटर। और मैंने उसमें क्या कर दिया, हमने शुगर डाल दी। क्या डाल दी? शुगर। अब हमें यह बताना है इसमें क्या सॉल्यूट है और क्या सॉल्वेंट है। देखो सबसे आसान वर्ड्स में आप कभी नहीं भूल सकते सॉल्यूट और सॉल्वेंट में, मेरा ये वादा है। पहले इनके लेटर काउंट कर लो। सॉल्यूट में 1 2 3 4 5, इधर काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7। तो सर सॉल्यूट में 7 है, लेटर है 7 और सॉल्यूट में कितने लेटर हैं? 5। तो इनकी मदद से आप क्या याद कर सकते हो, क्या समझ सकते हो? समझिएगा, जो क्वांटिटी में ज्यादा है, आप बताओ जब भी आप शुगर वाटर में ऐड करोगे क्या ज्यादा लोगे, शुगर ज्यादा लोगे या वाटर ज्यादा लोगे? आप हमेशा वाटर ज्यादा लोगे। तो जो वाटर है वो हमारा है सॉल्वेंट। क्या है? सॉल्वेंट। और सॉल्यूट क्या है? शुगर।
जो क्वांटिटी मिक्स की जा रही है वो कैसी होगी, कम क्वांटिटी में होगी, और कम लेटर किसमें है, सॉल्यूट में। जबकि सॉल्वेंट ज्यादा क्वांटिटी होगी, उसमें कम क्वांटिटी मिक्स करेंगे, तो जो पहले से अवेलेबल है वो क्या है, सॉल्वेंट। क्या है, सॉल्वेंट। आई होप अब आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से आपके लिए रिपीट कर देता हूं, क्योंकि सॉल्यूट में लेटर है कम, जो कम क्वांटिटी में डाला जा रहा है वो है सॉल्यूट, और सॉल्वेंट में लेटर है ज्यादा। तो सॉल्वेंट का मतलब क्या है, जो ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है वो हमारा है सॉल्वेंट। आई होप आपको ये कभी नहीं भूलेंगे। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं चर्निंग। व्हाट इज चर्निंग? चर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ शेकिंग अप क्रीम और होल मिल्क मेक बटर। लर्न मोर अबाउट सेपरेटेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस फ्रॉम द ओके, देखो समझिएगा। चर्निंग एक ऐसी प्रोसेस है जिससे क्या है, हम अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं क्या, मिल्क से मक्खन, जो हमारी क्रीम होती है उसको अलग करते हैं। अगर आप घरों पे देखा होगा, घर में देखा होगा, तो आप देखते हैं कि इस इक्विपमेंट्स, जिसको हम गांव में मथनी कहते हैं, इससे क्या करते हैं, मट्ठे को या जो भी दही है, कर्ड है, उसको मथते हैं, जिसकी वजह से वहां सेंट्रल फ्यूगेशन फोर्स लगता है। ये आप अवॉइड कर सकते हो सेंट्रल फ्यूगेशन क्या है, क्योंकि टेक्निकलिटी में नहीं जाते हैं। इससे क्या होता है, फोर्स क्रिएट होता है, जिससे क्या होता है, उस फोर्स की वजह से उसमें उसके अंदर जो मक्खन होता है वो ऊपर आ जाता है, और जो हमारा मट्ठा होता है वो बच जाता है। तो मक्खन को अलग कर लेते हैं, उसको हीटअप किया जाता है, उसके बाद वो घी बन जाता है, और फिर जो हमारा बचा हुआ छाछ है उसको हम अलग पर्पज से यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं कंक्लूड करूं तो चर्निंग एक हमारी एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, मिल्क से हम क्रीम को अलग करते हैं। ये हमारा प्रोसेस हो गया चर्निंग। देखो इस चैप्टर में हमने क्या किया है, सबसे पहले सेपरेटेशन क्या होता है वो समझा, फिर हमने मेथड ऑफ सेपरेटेशन समझा, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट टर्म्स जो रिलेटेड थे वो भी समझे। अब हम आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं क्विजेस की तरफ। सबसे पहले जो हमारा क्विज है वो क्या है, पहला क्विज नंबर है, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग यूज टू सेपरेट स्टोन फ्रॉम द राइस इज। जो भी मेथड यूज किया जाता है क्या स्टोन से राइस को अलग करने का, वो क्या है, ऑप्शन 1 हैंड पिकिंग, ऑप्शन बी थ्रेसिंग, ऑप्शन सी विनोइंग, ऑप्शन डी नन ऑल ऑफ दीज। तो आपको करेक्ट आंसर है, पॉज कीजिएगा वीडियो को, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आई होप आप लोगों को ये आंसर आ गया होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग मेथड होता है जिसमें हम क्या करते हैं, राइस से या फिर हमारे पल्सेस से स्टोन को अलग करने का प्रोसेस है। आगे बढ़ते हैं, बटर इज सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क बाय, यानी कौन सा मेथड से हम बटर को मिल्क से अलग करते हैं। पहला है सेडिमेंटेशन, ऑप्शन बी फिल्टरेशन, ऑप्शन सी चर्निंग, ऑप्शन डी डिकंटेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी चर्निंग। आपने पढ़ा था अभी कि सबसे लास्ट जो टर्म था वो क्या था, चर्निंग। आगे बढ़ते हैं, थ्रेसिंग इज डन बाय, थ्रेसिंग किससे किया जाता है, बीटिंग, एनिमल्स, मशीन, ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। ऐसा क्यों, समझिएगा। पहले के समय में बीटिंग का यूज करते थे और एनिमल्स का भी यूज करते थे। कैसे कि जैसे कि मूंग या फिर ऐसे जो पल्सेस होती हैं उनको, उनसे ग्रेन को निकालने के लिए उन क्रॉप्स के ऊपर जानवरों को घुमाया जाता था। ये बहुत पुराने समय में होता था और कुछ जगहों पर आज भी होता है। इससे क्या होता है कि उससे ग्रेन अलग हो जाता है। और मशीन का तो हमने पढ़ा ही है, तो बीटिंग का भी देखा था, मशीन्स का भी देखा था, एनिमल्स का नहीं पता होगा, तो मैंने एनिमल्स का डिस्कस कर लिया। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, ए मैस वॉच इज यूज टू सेपरेट द ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंस इन साइज, यानी किसको हम डिफरेंट साइज के बेसिस पर उन्हें अलग करते हैं। देखो थ्रेसर तो मशीन हो गया जिससे हम अलग करते हैं, फिल्टर पेपर की हेल्प से नहीं, सेव की मदद से डिफरेंट साइज के चीजों को हम अलग करते हैं। तो सर फिल्टर पेपर का यूज क्या करते हैं, फिल्टर पेपर का यूज करते हैं जो इनसॉल्युबल चीजें होती हैं, जो वाटर में मिक्स नहीं हो सकती, उन चीजों को अलग करने के लिए यूज करते हैं।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देखो, अगर आप वीडियो में यहाँ तक हैं तो आप अपने आप को अप्रिसिएट कीजिएगा, क्योंकि आप एक सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अगर कोई भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर के बताइएगा। आई होप यू एंजॉय दिस क्लास। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।